गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स हिंदी डिस्कशन वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, रोजाना की तरह अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बता देता हूँ कि आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ कौन कौन सी है। पहली स्लाइड के अंदर दोस्तों भारतीय रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक भारत गौरव स्कीम लॉन्च की गई है, तो उस स्कीम के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों नीति आयोग के द्वारा एक नया सूचकांक जारी किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स 2021, तो उसके बारे में जानेंगे। आगे की स्लाइड के अंदर सागर शक्ति एक्सरसाइज है, ये मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है दोस्तों। हाल ही के अंदर कच्छ के जो रण क्षेत्र है वहाँ पे क्रिक क्षेत्र है, वहाँ पे संपन्न हुई है दोस्तों, तो इस एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। साथ में सरक्रिक के बारे में जानेंगे दोस्तों। गुजरात के अंदर पड़ता है ये सरक्रिक, इसके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह हैं वो अपन जानेंगे दोस्तों। अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों श्रम मंत्रालय के द्वारा मजदूरी दर सूचकांक है, उसका आधार वर्ष चेंज किया गया है, तो क्या बदलाव किए गए हैं वो भी अपन स्लाइड के अंदर देखेंगे। आगे की स्लाइड के अंदर रानी गाइडिनल्यू दोस्तों मणिपुर की एक स्वतंत्रता सेनानी है, तो ये क्यों न्यूज के अंदर है वापस उसके बारे में बताऊंगा। और अगली स्लाइड के अंदर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और हाल ही के अंदर आपको पता है दोस्तों रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिगम परिषद है, उसकी बैठक हुई थी और उसमें AK-203 डील, ये रशियन असोल्ट राइफल्स हैं दोस्तों, तो उसको अधिकरण के द्वारा इस प्रोजेक्ट होगा, इस डील को फाइनल किया गया है। अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है, फिर भी अपन इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला भारत गौरव स्कीम के बारे में, ये आपको पता है कि भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। ये दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा थीम आधारित ट्रेनें चलाई जाएंगी, भारतीय रेलवे के द्वारा नहीं चलाई जाएगी। भारतीय रेलवे ने ये बोला है कि कोई भी व्यक्ति वगैरह हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई समाज हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया, या कोई संयुक्त उद्यम वगैरह हो गया, या कोई संघ हो गया, या राज्य के स्वामित्व का कोई ऑपरेटर हो गया दोस्तों, वो कोई थीम आधारित ट्रेन वगैरह के चला सकता है। ये नियमित ट्रेनें वगैरह नहीं होगी दोस्तों। भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य ये है कि थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और भारतीय रेलवे को राजस्व सर्जित होने के साथ साथ जो धार्मिक पर्यटन वगैरह है वो बढ़े, ये भारतीय रेलवे का मुख्य मकसद है। और उसी के लिए भारत गौरव स्कीम चलाई गई है। जैसे अभी दोस्तों रामायण एक्सप्रेस चल रही है, जो भगवान श्री राम है उनके जो भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है उनको दर्शन वगैरह करवाने के लिए रामायण एक्सप्रेस चलाई गई है। वैसे ही थीम आधारित, जैसे सिख धर्म के लिए जो सिख संस्कृति से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण स्थल वगैरह हैं उनके लिए गुरु कृपा ट्रेन चलाई जा सकती है। रामायण एक्सप्रेस भगवान श्री राम के लिए चलाई जा रही है। अन्य धर्म वगैरह है उनके जो महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, उसके प्रमुख स्थल वगैरह हुए, उनसे संबंधित ये थीम वगैरह आधारित ट्रेन वगैरह चलाई जाएगी और प्राइवेट, खासतौर से प्राइवेट ट्रेनें के रूप में चलाई जाएगी। ये नियमित ट्रेन वगैरह नहीं होगी। ये भारत गौरव स्कीम के तहत, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट SDG अर्बन इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2021 ये नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स है, इसकी शुरुआत की गई है। नाम याद रखिए दोस्तों, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और अर्बन इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा नया सूचकांक जारी किया गया। और नीति आयोग के सूचकांक वैसे भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। सेकेंड चीज़ याद रख लो दोस्तों, इसमें जो SDG है इंडेक्स है उसमें स्वतंत्र इंडिकेटर्स वगैरह हैं, उनके आधार पे जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन सिटीज़ हैं, उनका मूल्यांकन, उनका आंकलन वगैरह किया जाएगा कि उन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्षेत्र के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस वगैरह की है, उसका मापन वगैरह किया जाएगा एक तरह से, ठीक है। और अब की बार जो 2021 में दोस्तों 56 जो अर्बन सिटीज़ है उनका ये SDG इंडिकेटर के माध्यम से ये सूचकांक जारी किया गया है। 56 अर्बन सिटीज़ की रैंकिंग इस बार 2021 में जारी की गई, याद रखना दोस्तों। और जो किस आधार पे अब इंडिकेटर्स वगैरह, अब स्वतंत्र इंडिकेटर्स हैं, उसके आधार पे अपन थोड़ी याद थोड़ी कर सकते हैं, याद नहीं करना दोस्तों, बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं कि किस किस आधार पे कोई भी सिटीज़ वगैरह है, कोई भी अर्बन एरिया है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे जीरो हंगर, गरीबी वगैरह है उसका खात्मा वगैरह करना हो गया, या क्वालिटी एजुकेशन हो गया, शिक्षा की गुणवत्ता से
गुड हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित, और वेल बींग, जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं के समानता के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई अर्बन एरिया वगैरह क्या कर रहा है, उसके आधार पे ये रैंकिंग जारी की जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अब की बार 2021 के अंदर दोस्तों 3 सिटीज़ के ने टॉप किया है दोस्तों। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, सेकंड नंबर पर दोस्तों ये तमिलनाडु का शहर है कोयम्बटूर, और थर्ड है जो यूटीज आपको पता है चंडीगढ़। तो टॉप 3 याद रखिए। SDG अर्बन इंडेक्स 2021 की टॉप 3 सिटीज़ में सबसे पहला स्थान शिमला का, दूसरा स्थान कोयम्बटूर का, और तीसरा स्थान चंडीगढ़ का। बस आप पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिए। और ये नया सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, और इसके अंदर कंपोनेंट वगैरह याद नहीं रखना, बस क्षेत्र याद रख लीजिए कि ये जो संपोषणीय विकास के क्षेत्र में कोई अर्बन सिटीज़ वगैरह काम कर रही है, उसका मूल्यांकन, उसका आंकलन वगैरह करेगा। आगे देखिए दोस्तों, सागर शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है। मल्टी एजेंसी का मतलब ये हो गया, उसमें थल सेना भी शामिल है, वायुसेना भी शामिल है, नौसेना भी शामिल है, और जो BSF हो गई, जो मरीन, जो समुद्री क्षेत्र है उसकी कोई पेट्रोलिंग वगैरह कर रही है, राज्य की पुलिस वगैरह हो गई, सारी एजेंसियाँ भारत की सुरक्षा के लिए जितनी भी लगी हुई एजेंसियाँ वगैरह हैं, वो सारी मल्टी एजेंसी सागर शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट करवाएगी। ठीक है दोस्तों। और ये 4 दिवसीय एक्सरसाइज थी, ये याद करना जरूरी नहीं, लेकिन एक मेगा सैन्य अभ्यास था। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर भारत की जो बहुआयामी सुरक्षा का था, यानी सारी एजेंसियां जब शामिल होती है तो क्या करेगी भाई, वो ये देख रही है कि इंडिया को जो मल्टी डायमेंशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह है उसका आंकलन करना, और उसमें भारत की कितनी क्षमता है और कितनी रेडीनेस है, कितनी तैयारी है, उसका एक तरह से अभ्यास किया जाता है। और अब की बार दोस्तों गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है और कच्छ के अंदर क्रिक वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये 4 दिनों की एक्सरसाइज आयोजित की गई, जिसका नाम क्या है दोस्तों, सागर शक्ति है एक्सरसाइज। इसमें सारी एजेंसियाँ शामिल है। अब की बार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आयोजित की गई, ये चीज़ याद रखनी। और ये भारत की मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उनकी रेडीनेस, उनकी काउंटर करने के लिए रेडीनेस, उनकी तैयारी वगैरह कैसी है, ये परखने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ठीक है। अब सरक्रिक के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये स्थान वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरक्रिक दोस्तों, उसको मूल रूप से बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। जो सरक्रिक है दोस्तों गुजरात के अंदर पड़ता है और कच्छ के रण के अंदर पड़ता है, इसका नाम मूल रूप से बाणगंगा है। पहला फैक्ट याद रखिए। दूसरा फैक्ट ये याद रखिए दोस्तों, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है और जो सिंधु नदी गुजरती है दोस्तों, सिंधु नदी आपको पता है कि कराची के पास में अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी डेल्टा की जो निर्जल दलदल भूमि है, सरक्रिक एक दलदली क्षेत्र है दोस्तों, और ये 96 किलोमीटर टाइडल मुहाना है, एक तरह से दलदली क्षेत्र है। जो सिंधु नदी है उसका डेल्टा है, डेल्टा के अंदर सरक्रिक क्षेत्र पड़ता है, और ये निर्जल एकदम दलदली क्षेत्र है दोस्तों पूरा पूरा, और 96 किलोमीटर का है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है। और ये सरक्रिक दोस्तों गुजरात और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उन दोनों के बीच में पड़ता है। और जो सिंधु नदी का डेल्टा है, जैसे अरब सागर में पास पड़ता है, उस डेल्टा के अंदर जो दलदली क्षेत्र है उसमें 96 किलोमीटर लंबी ऐसे अरब सागर में गिरता है, ऐसे दलदली उबड़ खाबड़ क्षेत्र है दोस्तों सरक्रिक वगैरह, आप याद रखना। इसका मूल रूप से नाम बाणगंगा था, और भारत और पाकिस्तान को लेके डिस्प्यूट वगैरह भी है इस क्रिक को लेके। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मजदूरी दर सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये श्रम मंत्रालय के द्वारा हाल ही में इस सूचकांक का, ये जो इंडेक्स है मजदूरी दर सूचकांक, इसका आधार वर्ष पहले दोस्तों 1963-65 था। मजदूरी दर सूचकांक का पहले आधार वर्ष, पुराना आधार वर्ष 1963-65 था, और नया आधार वर्ष दोस्तों 2016 माना जाएगा। ये श्रम मंत्रालय के द्वारा चेंज किया गया है मजदूरी दर सूचकांक। आप याद रखना, आधार वर्ष कितना, नया कौन सा 2016, और पुराना भी याद रखिए। ठीक है दोस्तों। और मजदूरी दर सूचकांक है वो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत श्रम ब्यूरो के द्वारा हर साल कंडक्ट किया जाता है, ये भी आप याद रखिए, श्रम ब्यूरो के द्वारा मजदूरी दर सूचकांक। ठीक है। अभी मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है दोस्तों कि ये मजदूरी दर सूचकांक है, इसका आधार वर्ष चेंज करने से क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ेंगे वो बता देता हूँ दोस्तों। कि सरकार के द्वारा समय समय पर जो प्रमुख आर्थिक संकेतक है उनके लिए आधार वर्ष संशोधन करती है, ताकि अर्थव्यवस्था की जो बदलाव वगैरह है उसको प्रतिबिंब किया जाए, और जो श्रमिकों का जो वेतन वगैरह है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह लगातार चेंज करती है, और जब अर्थव्यवस्था वगैरह में बदलाव होता है दोस्तों
तो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके वेतन वगैरह होता है, उसके पैटर्न के अंदर भी बदलाव होता है। और इसका आधार वर्ष बहुत ज़्यादा पुराना था, इसलिए सरकार के द्वारा 2016 आधार वर्ष किया गया है। इससे क्या है कि दोस्तों जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज के अंदर लगे हुए हैं, उनका वेतन बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि अभी आधार का जो वर्ष है उसका मूल्यांकन अभी नए 2016 से होगा। तो उससे क्या है कि जो श्रमिकों की जो आय वगैरह है, वेतन वगैरह है, उसका जो बेसिक वेतन रहता है उसमें बढ़ने की संभावना है, ताकि जो नए पैटर्न पे उनका वेतन वगैरह है वो डिसाइड किया जाएगी। इसलिए मजदूरी दर सूचकांक का आधार वर्ष चेंज किया गया था। अब रानी गाइडिन्यू के बारे में बता देता हूँ दोस्तों आपको, कि ये आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ, ये मणिपुर की स्वतंत्रता सेनानी थी और इन्हीं की जो जन्मस्थली है वहाँ पे भारतीय सॉरी ये भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। और एक स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है दोस्तों, उसकी आधारशिला गृह मंत्री के द्वारा, देश के जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण की आधारशिला, अभी ये 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है दोस्तों, उनकी जन्मस्थली पे आधारशिला रखी गई है। तो इसलिए ये न्यूज़ के अंदर था दोस्तों। और अब इनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये इनका जन्म 1915 के अंदर हुआ था और उन्होंने अपनी मात्र 13 साल की उम्र के अंदर वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता, जो नागा धार्मिक नेता थे दोस्तों, हाईपोंग जादो नाग, उनसे जुड़ गई थी 13 साल की उम्र के अंदर। आप सोच सकते हो दोस्तों, 1915 के अंदर इनका जन्म हुआ था और मात्र 13 साल की उम्र में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे दोस्तों हाईपोंग जादो नाग, आप नाम याद रखना दोस्तों। उन्होंने हेराका आंदोलन स्टार्ट किया था। जो जादू नाग है दोस्तों, ये धार्मिक और स्वतंत्रता सेनानी थे और थोड़े ही दिन के अंदर ये दोस्तों जो जादू नाग धार्मिक नेता थे उनकी लेफ्टिनेंट बन गई थी, जो धार्मिक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में उनकी सहायिका के तौर पे उभरी थी मात्र 13 साल की उम्र के अंदर दोस्तों। और जादू नाग दोस्तों रोंगमई कबीले से आते थे, ये याद करना जरूरी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। और उन्होंने क्या किया था कि अपने पैतृक नागा धर्म है उन पे आधारित एक हेराको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों, जादू नाग से, याद रखना। और उन्होंने हेराको आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। और इस आंदोलन का लक्ष्य यही था कि जो क्षेत्र है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था, उसको वापस लिया जाए और वहाँ पे एक स्वतंत्र नागा राज्य की स्थापना की जाए। ये इनका मकसद था दोस्तों, किसका, जादू नाग का। हेराको आंदोलन का मुख्य मकसद यही था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जिस क्षेत्र पे कब्जा वगैरह किया था उसको वापस स्वतंत्र किया जाए और नागा राज्य की स्थापना किया जाए, ये लक्ष्य था। लेकिन उनको बाद में क्या गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और फांसी दे दी गई थी। तो फिर हेराका आंदोलन आगे बढ़ाने का काम दोस्तों रानी जी के द्वारा किया गया था, ये याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट थी, वो सहायिका के तौर पे थे। तो हेराका आंदोलन से जोधानांग भी जुड़े हुए थे और उनकी सहायिका भी रानी जी भी जुड़े हुए थे, आप याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट ये बता देता हूँ। लेकिन फिर रानी जी हैं वो 1932 के अंदर गिरफ्तार हो गई थी और लगातार जेल में रही थी दोस्तों। भारत की जब आज़ादी वगैरह मिली थी तब 1947 के अंदर उनको रिहा किया गया था। तो इतनी छोटी उम्र के अंदर आंदोलन से जुड़ना और फिर इतने लंबे टाइम के लिए कारावास, आज़ादी के टाइम जेल में रहना, ये महत्व, इससे आपको पता चलता है इनका महत्वपूर्ण सेनानी थे, ठीक है दोस्तों। और इसी भूमिका को स्वीकार करते हुए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे, वो वहाँ पे विजिट किए गए थे और इनको पहाड़ियों की बेटी कहा था। रानी जो गाइडिन्यू है दोस्तों, उसको पहाड़ियों की बेटी किसने कहा था, तो याद रखिए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। और उनको रानी की उपाधि दी, रानी की जो उपाधि है और पहाड़ियों की बेटी, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकी, ठीक है, इनको दी थी, आप याद रखना दोस्तों। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये दोस्तों 3 अंतरिक्ष एजेंसियाँ, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी, तीनों की ये जॉइंट प्रोजेक्ट है दोस्तों, आप याद रखना दोस्तों। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 3 एजेंसी कौन सी, क्योंकि कनाडा वगैरह थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता, इसकी वजह से नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर ये परियोजना स्टार्ट की है, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है दोस्तों।
अब आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है दोस्तों, एक अंतरिक्ष, इसको 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों परिक्रमा करते हुए इसको स्थापित किया जाएगा दिसंबर के अंदर, ये चीज़ याद रखिए। और ये अंतरिक्ष में परिक्रमा करती हुई एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है दोस्तों, यानी अवरक्त वेधशाला है अंतरिक्ष में परिक्रमा करते हुए। इसको 570 किलोमीटर की ऊंचाई में पृथ्वी के चारों ओर इसको स्थापित किया जाएगा। और ये अवरक्त वेधशाला आप याद रखना दोस्तों, जो लंबी तरंगदैर्घ्य कवरेज और बहुत ही बेहतर संवेदनशीलता के साथ हबल जो टेलीस्कोप है दोस्तों, उसके कार्यों में सहायता प्रदान करेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में परिक्रमा करते हुए एक अवरक्त यानी इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप पहले से है दोस्तों, उसके कार्यों में सहायता करेगी। और इसके अंदर क्या है कि दोस्तों, एक 6.5 मीटर यानी 6.5 मीटर प्राथमिक दर्पण युक्त एक बड़ी सी अवरक्त दूरबीन है। उस दूरबीन के सहायता से ये हबल टेलीस्कोप है, उसकी सहायता करेगी। ये मुख्य जो उद्देश्य है दोस्तों इसका, ब्रह्मांड का अवलोकन करना। जब बिग बैंग की जो घटना हुई थी उसके बाद में जो तारों का, आकाशगंगाओं का जो निर्माण हुआ है, उनकी खोज वगैरह, नए आकाशगंगा तारों की खोज करना, साथ में उनका अध्ययन करना, बिग बैंग सिद्धांत के बाद में एक तरह से ब्रह्मांड का अवलोकन किया जाएगा दोस्तों इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। और ये 3 देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा, यूरोपियन और कनाडा की, ये संयुक्त एजेंसी है। और सहायता किसकी करेगी दोस्तों? हबल स्पेस टेलीस्कोप की। और ये भी याद रखिए, ये की इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी याद है, और लंबी तरंगदैर्घ्य की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक के 203 डील के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। रक्षा जो अधिग्रहण परिषद है, सबसे पहले तो आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि रक्षा जो अधिग्रहण परिषद है उसकी स्थापना 2001 में जो कारगिल कमेटी थी दोस्तों, उसकी सिफारिश के आधार पर रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों, वो देश के रक्षा मंत्री रहते हैं, वो रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो रक्षा के, जो सेनाओं को जो रक्षा से जुड़े जो भी उपकरण, जो भी हथियारों की आवश्यकता वगैरह है, उसको जल्दी से जल्दी डील वगैरह के लिए फाइनलाइज किया जाए, और क्या है कि उनको अनुमति दी जाए, ताकि रक्षा का जो अधिग्रहण वगैरह है उसमें तेजी आ सके। इसलिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई थी रक्षा मंत्री की अध्यक्षता के। याद रखना दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद है दोस्तों, उन्होंने हाल ही के अंदर भारत में 6.71 लाख AK-203 रूसी असोल्ट राइफल्स हैं दोस्तों, ये रशिया की है। और 6.71 लाख जो राइफलों का निर्माण है दोस्तों, वो सौदा है, वो मंजूरी रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा दी गई है। इसमें लगभग 70,000 के समथिंग जो असोल्ट राइफल्स हैं वो रशिया के अंदर निर्मित भारत को आपूर्ति की जाएगी। उसके बाद जो बाकी बची हुई जो असोल्ट राइफल्स हैं वो रशिया के साथ तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से उत्तर प्रदेश का जो कोरोवा क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से बाकी की राइफलों का निर्माण किया जाएगा। ये याद रखना दोस्तों, ये भारत के अंदर भी निर्माण किया जाएगा, लेकिन 70,000 के समथिंग जो राइफल्स हैं वो रशिया के द्वारा आपूर्ति की जाएगी। और अभी भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन 10 दिसंबर के अंदर हो रहा है दोस्तों, 6 दिसंबर के आसपास। और वहाँ के रशिया के जो राष्ट्रपति है वो भारत आ रहे हैं, और उस टाइम ये डील वगैरह है उस पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। कैबिनेट के द्वारा अभी मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन ये डील दिसंबर के अंदर फाइनल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आज की न्यूज़ थी। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि आज अभी हाल ही के अंदर भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करूँगा दोस्तों, मैं आपके लिए भारत के जो जितने भी वीरता पुरस्कार हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी एकदम डिटेल से अपन एक अलग से 8 से 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। जैसे मैंने जो खेल रत्न पुरस्कार हैं, जो मेजर ध्यानचंद हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, अर्जुन अवार्ड के लिए एक अलग से वीडियो बनाया दोस्तों, जो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा है। वैसे ही ये पुरस्कारों से संबंधित मैं आपको एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जिसमें परमवीर चक्र पहले अभी जानेंगे कि ये सुर्खियों के अंदर क्यों था, फिर ये जो 6 से 7 चक्कर हैं दोस्तों उनके बारे में आपको इम्पोर्टेंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी फैक्ट वगैरह है वो सारा कवर करवाने वाला हूँ अलग से वीडियो के अंदर। ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा। और लास्ट में दोस्तों आप सभी को धन्यवाद, चैनल से ऐसे लगातार जुड़ते रहिए। और
अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।